बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन कासिम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज की सुबह एक पॉजिटिव नोट पे शुरू हुई होगी। और जो लोग सुबह उठे हैं कि यार फिर स्कूल बच्चों को भेजना है, फिर काम पे जाना है, हज़ार और चीज़ें करनी है, टेंशन थोड़ी कम लें। कल जुम्मा है, एक दिन रह गया, उसके बाद आपको वीकेंड मिल जाएगा एंजॉय करने को। आज बात करनी है बात करने के बारे में। मतलब कि व्यूअर्स, मैं बड़े दिनों से एक चीज़ सोच रही हूँ कि हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों पर बात करें जो डे टू डे लाइफ के मसाइल होते हैं, डे टू डे लाइफ की चीज़ें होती हैं, वेरियस डिफरेंट मसाइल होते हैं। आज मैंने बात करनी है कि हमें तोल के बोलना चाहिए, यानी कि पहले सोचो तो फिर बोलो। आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है व्यूअर्स, स्पेशली यंग लोगों में, कि जो भी दिल में आता है या जो भी जी में बात आती है, हर बंदा आजकल बोल देता है ये कह के कि सॉरी यार, मैं तो बहुत ब्लंट बात करता हूँ, यानी कि मैं बहुत खरी बात करता हूँ, मैं बहुत सीधी बात करता हूँ, हम खुल के बात करते हैं। वो तो अपनी जगह एक चीज़ ठीक है, लेकिन हमने कभी ये कंसिडर किया है कि जो बातें हम बड़े ब्लंट होके या बड़ा वो जो कहते हैं ना रूडली किसी को कह देते हैं, उस चीज़ का अगले पे असर क्या होता है। और ब्लंट का आजकल मुझे तो यही लगता है कि मतलब ये है कि रूड, कि मैं आपको बहुत बदतमीज़ी से और बहुत रूडली फ़लाँ चीज़ बताना चाहूँगी या बताना चाहूँगा, और फिर ऐसी ऐसी बातें कह दी जाती हैं जो व्यूअर्स इंसान को सोचनी भी नहीं चाहिए, तो कहना तो दूर की बात है। इन सबसे बड़ी बात यह कि व्यूअर्स थोड़ा सा टाइम लेके अगर इंसान सोच लेता है बोलने से पहले। बहुत से लोग हैं, मेरी अपनी बहुत बुरी ये प्रॉब्लम रही है फॉर मैनी ईयर्स, कि जो भी मेरे दिल में आता था मैं कह देती थी और मैं आगे से कहती सॉरी आई एम वेरी ब्लंट। फिर कुछ लोगों ने ये एहसास दिलाया कि जिस बात को हम कह देते हैं ब्लंट होके, उस चीज़ के दूसरे इंसान पे बहुत बुरे और बहुत जो हैं वो असरात आते हैं। क्यों? जैसे कि आप कहीं पे बैठे हुए हैं, आप किसी को कहते देखिए मैं तो बहुत ब्लंटली बात करूँगी, अब हमने अपना घर बना लिया है, आप लोग भी काम करते हैं, आपके हस्बैंड भी कमाते हैं, हर वक्त आप पैसों की कंप्लेन कर रहे होते, तो आप अपना घर क्यों नहीं बना लेते? कौन सा इतना मुश्किल काम है? अच्छा जी, आपने तो बात कर दी, अगले को आपने बात लगा भी दी और आपने अगले का दिल भी ख़राब कर दिया। देखिए व्यूअर्स, हर बंदे की सिचुएशन और सर्कमस्टांसिस मुख्तलिफ होते हैं। अगर आपने अपना घर बना लिया या अपनी बेटियों की शादी कर ली या बड़े आपके बच्चे बड़ी अच्छी जॉब्स कर रहे हैं या आपके अपने हालात बहुत अच्छे हैं, तो चलें, वो आपकी अच्छी किस्मत और अल्लाह ताला का आप पे करम है। उस चीज़ को एक वो बना लेना कि जैसे आप बड़ी कोई चीज़ हैं। अगेन एक ऐसी चीज़ जो बचपन में मेरे सामने कही गई, जो आज भी मुझे अपसेट करती है, डिस्टर्ब करती है। हम बहुत छोटे थे, बैठे हुए थे, मैं बैठी हुई थी, मेरी बहन बैठी हुई थी, और छोटे से मुराद ये कि मैं शायद 10 साल की थी, मेरी बहन 12 साल की थी, और हम लोग बैठे हुए थे अपने एक रिलेटिव के घर में। कौन, ये रहने दें, बिला वजह मैं किसी को बुरा नहीं बनाना चाहती, बट सिर्फ एक बताना चाहती हूँ कि सोचे समझे बगैर जब हम बात करते हैं तो उसके असरात क्या होते हैं। अम्मी बैठी हुई हैं और वो बात कर रही हैं कि वो फ़लाँ बच्ची जो है, उनकी बेटी वो बड़ी अच्छी है, उसको मतलब उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। रिश्तों की बात चल रही थी, जिसके घर गए थे उनके बेटे की। तो एक बच्ची की बात हुई और मामा ने उसकी बड़ी तारीफ़ की। उन्होंने कहा फ़लाँ ये बड़ी प्यारी बड़ी अच्छी बच्ची है, पढ़ी लिखी है, मतलब फैमिली को साथ जोड़ के रखेगी, ये वो वटेवर। आगे से जिनके घर हम गए थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा नहीं, मेरी अम्मी का नाम गजाला है, उन्हें प्यार से गज्जो बुलाते। कहते नहीं गज्जो रहने दो, वो तो ब्रोकन होम से है, ये ब्रोकन होम के बच्चे ना बड़े अब नॉर्मल से होते हैं। मज़े की बात बताऊं, मेरी अम्मी की उस वक्त डिवोर्स हुई भी थी और हम दोनों बच्चियां और मेरा भाई भी, मगर भाई उधर बैठा नहीं हुआ था, हम भी ब्रोकन होम के थे। और मुझे ये चीज़ इतनी हर्ट की, मामा को तो की होगी या नहीं की होगी, क्योंकि मामा ने तो उस वक्त चुप हो गई, लेकिन मुझे याद है कि जब हम घर पहुँचे तो वो फ़ोन पे मेरी खाला से, जो कराची में होती है, चुनी आला के साथ फ़ोन पे बात करी थी और रो पड़ी फ़ोन पे, और कहती है दीदी देखे मेरे सामने ये बात उन्होंने कही, जिसकी अपनी तलाक हुई हुई है और जिसकी 2 बेटियां वहाँ पे बैठी हुई हैं, और वो मेरे सामने ये बात कह रही है कि प्लीज़ गज्जो रहने दो, ब्रोकन होम के तो बच्चे होते ही अब नॉर्मल है। और फिर उन्होंने पूरी उस पर बात की कि ब्रोकन होम उन्होंने खुद अपने माँ बाप को साथ नहीं देखा होता, तो वो क्या निभाएंगे, वो क्या रिश्तों को आगे लेके चलेंगे। व्यूअर्स, वो बात जो 9-10 साल की उम्र पे मैंने सुनी, आज भी मेरे दिमाग में घूम रही होती है। अब जिन्होंने ये बात की, उन्होंने मेरी अम्मी से ये बात की, हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे,
2 मिनट के लिए कंसिडर करना चाहिए था कि जिससे आप ये बात कर रहे हैं कहीं वो खुद इस सिचुएशन में तो नहीं है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं उनके बच्चे अब नॉर्मल होते हैं, तो 2 बच्चे तो ऐसे बैठे हुए हैं जो खुद ब्रोकन होम से एक तलाकशुदा घर का हिस्सा है। सो व्यूअर्स, सोचे समझे बगैर हम बहुत सी बातें कह जाते हैं। कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात व्यूअर्स कभी भी वापस नहीं आती, और इसीलिए चीज़ों को सोच समझ के कहना चाहिए। मेरी जानने वाली ये है कि उनके पेरेंट्स की डिवोर्स हो रही थी, वो बड़े मुश्किल टाइम से गुजर रही थी। तो एक दिन हम लोग, मतलब क्लास फेलो ही है बल्कि मेरी थी, तो हम लोग स्कूल में थे, तो वो आई, तो एक दिन वो रो रही थी, तो उसको हमने कहा कि क्या हुआ है? कहते कुछ नहीं, अम्मी अब्बू की डिवोर्स हो रही है। पता है अब्बू ने अम्मी को ना एक बात कही, मुझे बहुत बुरी लगी। मैंने कहा क्या? तो कहती है, अब्बू ने कहा तुम तो चुप करो, तुम तो टूटा हुआ छित्तर हो, मतलब टूटा हुआ जूता हो। उनकी लड़ाई हो रही थी, जो भी आपस में उनका मामला चल रहा था। मेरी दोस्त को आज तक वो मुहावरा, वो टर्म भूलता ही नहीं है, टूटा हुआ छित्तर। और आप सोचे कि जिनके सामने उसने ये बात की, हम फ्रेंड्स के सामने, हमें भी वो बात आज तक नहीं भूलती कि सोचो यार, उसके अब्बू ने उसकी अम्मी को टूटा हुआ चित्तर कहा। तो व्यूअर्स, अल्फाज का चुनाव, अल्फाज का इस्तेमाल, और क्या आपको एक सर्टन टाइम पे बोलना भी चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि दफ्तरों में या काम में या घर के मामलात में झगड़ा चल रहा होता है, और एक बंदा हमेशा ऐसा होता है जो बोलता ही चला जाता है, जो लड़ाई को बढ़ाता ही चला जाता है, जो बात को तूल देता चला जाता है। देखिए व्यूअर्स, वो वाला इंसान नहीं हमने बनना। दूसरे जो मर्जी करे, हमने अपने अमाल अपनी कब्र में लेके जाने हैं। मेरी नानी हमेशा कहती थी, एक चुप 100 सुख। एंड ऑनेस्टली व्यूअर्स, ये एक रियलिटी और एक फैक्ट है ज़िंदगी का, जो इस उम्र पे, इस स्टेज पे मैंने सीखा है कि भाई चुप कर जाओ, 100 गुना बेहतर है बोल के जो अपने आप को बुरा बनाना है। और व्यूअर्स, बड़ी दफ़ा ऐसा होता है, गुस्सा चढ़ता है और गुस्से में कही हुई बातें या बेसोचे बेसमझे हुए या बगैर सोचे हुए जो बातें कही जाती हैं, वो बाकायदा चाकुओं की तरह, तीरों की तरह जाके इंसान के जिगर में जाके लगती हैं। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी बात करें सोच समझ के करें, और स्पेशली मैं व्यूअर्स ये बात अपने बड़ों से और अपने बुज़ुर्गों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हम लोग बहुत दफ़ा ऐसी बात कह देते हैं जिससे बहुत बुरा असर पड़ता है और बहुत बुरा जो है वो मामला हो जाता है। हम कभी कभी 10 लोगों में बैठ के किसी खातून से, अभी उसकी नई नई शादी हुई है, ये घूम के कहते थे, आए हाय अभी तक बच्चा नहीं हुआ, खुशखबरी कब आ रही है? हो सकता है वो बेचारी बच्ची किसी बीमारी में मुब्तला हो, उसके हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम हो सकता है किसी मेडिकल रीज़न की वजह से ना बच्चा हो रहा हो सकता है वो ना बच्चा पैदा करना चाह रहे हो। और सबसे बड़ी बात जो हो नहीं सकती, जो है वो ये है कि माइंड योर ओन बिजनेस। हमें अपने मामलात और अपनी चीज़ों के ऊपर नज़र और ख़बर रखनी चाहिए। अगर कोई हमारे साथ अपनी कोई पर्सनल बात शेयर करता है तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो अपनी कोई पर्सनल बात हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन जाके किसी को अजीब महसूस कराना, किसी को 15 लोगों के सामने जाके उसके वज़न के बारे में कमेंट कर देना, या किसी बंदे को 10 लोगों के सामने ये कह देना कि आए हाय अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई, देखो तुम्हारी छोटी बहन की भी शादी होगी, ये बातें अगले का दिल ख़राब करती हैं। व्यूअर्स, इसका कोई, या तो ये सवाल पूछने से आप किसी से पूछे कि हाय तुम इतनी मोटी क्यों होगी, तो अगला बंदा आपको जवाब दे के अगर पतला हो जाएगा फिर तो समझ आती है, लेकिन किसी को ये बात कहना और उसका दिल ख़राब करना, किसी की लुक्स के ऊपर कमेंट करना, किसी की ज़िंदगी की सिचुएशन पे कमेंट करना, किसी के मियाँ के पास जॉब नहीं है तो जाके कहना हाय अभी तक भाई को जॉब नहीं मिली, तुम लोग गुजारा कैसे करते हो? या तो आपने उनके मियाँ के को जॉब ऑफ़र करनी हो, या आपको पता हो कि वो कहाँ पे नौकरी कर सकते हैं, या आपने उनके घर के खर्चे को उठाना हो, तो फिर तो मुझे समझ आती है कि आपने ये बात क्यों की। लेकिन सिर्फ गॉसिप के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी के दिल को दुखाना, ये बहुत गलत बात है। तो प्लीज़ पहले हमने सोचना है, उसके बाद हमने बोलना है। और वैसे भी व्यूअर, सोच समझ के जब इंसान बात करता है तो कम से कम उसके कोई नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। जब हम सोचे समझे बगैर कभी कभी ऐसी बातें कह जाते हैं, वो बात जैसे कि मैंने कहा कि कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, उसी तरह मुंह से निकली हुई बात आप वापस नहीं ले सकते। आप पैर पकड़ के भी अगर किसी से माफ़ी मांगते हैं ना व्यूअर्स, तो इंसान आपको कहे भी कि मैंने आपकी तरफ से दिल साफ़ कर दिया, उनका दिल शायद साफ़ हो जाएगा, लेकिन दिमाग से बात नहीं निकलती। चुभने वाली बातें ना व्यूअर्स कभी नहीं भूलती। 10 साल की उम्र पे जो बात मुझे कही गई, मेरा अपना बेटा अब 18 साल का हो गया, आप खुद हिसाब लगाएं। 10 साल की उम्र पे कही हुई बात मुझे आज तक नहीं भूली कि ब्रोकन होम के बच्चे एब नॉर्मल होते हैं, जिसकी वजह से
1.5 साल मैंने एक ऐसी शादी में रही जिसके अंदर मुझे इतनी मार पिटी और इतना ज़्यादा मैंने वायलेंस बर्दाश्त किया, इस खौफ से कि अगर मेरा बच्चा होगा तो कहीं उसको लोग एब नॉर्मल ना कहें कि ब्रोकन होम के बच्चे एब नॉर्मल होते हैं। तो व्यूअर्स, अल्फाज का ऐसा डीप असर होता है कि किसी इंसान की ज़िंदगी को वो 50, 20, 15 साल के बाद भी मुतासिर कर सकता है। किचन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे प्यारी सी और बहुत ही अक्लमंद और सेंसिबल शेफ़ कोमल मलिक हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? कैसी हैं आप मिसेस? अल्लाह का शुक्र। मिसेस मलिक। अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा कोमल, मुझे ये बताओ बेटा, जो हम बात कर रहे थे कि सोचो और फिर बोलो, और आप भी रिसेंटली ऑब्वियसली बहुत सी मामलात से गुजरी हैं, बहुत सी अच्छी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से, मतलब वो जो होता है ना, हर बंदे की लाइफ में चेंजेस आते हैं, आप भी कुछ चेंजेस से गुजरे। मैं ना आपकी, जैसे आपने कहा, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी और मुझे मेरे एक प्रोफेसर ने कहा कि आप बेटा कोई जॉब करो। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि अगर आप करोगे ना, आप दुनिया से मिलोगे, फिर आपको पता चलेगा कि आपने क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। समटाइम वही बात, आपकी वाली बात, कि इंसान बोल तो देता है और फिर अगले के ऊपर क्या जाता है और क्या नहीं। और वाकई कि मैंने इस चीज़ से सीखा कि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। कोमल, कभी कभी ना हम अगले की अच्छाई के लिए या बेहतरी के लिए ही बात कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे अल्फाज का चुनाव ऐसा होता है कि अगले बंदे का कलेजा ही फट जाता है। बिल्कुल। जैसे कि मैंने शादी वाली बात की यार, कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि एक लड़की है, उसको 32, 33 इयर्स की हो गई है, पढ़ाई, जिंदगी, शायद रिश्ता नहीं आया या शायद उसका दिल ही नहीं था शादी करने का। आप एक बंदे को नहीं है, हाँ, कोई इवेंट, फैमिली का फंक्शन, कोई बात होती है, जिस बंदे की एक सर्टन एज होती है या एक सर्टन किस्म की, उस बंदे को हर बंदा पकड़ लेता है और कहता है कि हाय अल्लाह, तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई। अच्छा, किसी कपल की शादी हुई है, उनकी शादी को साल 1.5 हो गए, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं है। यार ये बड़े पर्सनल मैटर्स होते हैं, ऐसे ही है। इन चीज़ों पे तो नहीं बात ही कभी नहीं होती थी। अब मुंह पे लोग कह देते हैं, अच्छा तुम फलां काम करते, तुम्हें तनख्वाह कितनी है? ऐसे ही है। आप टैक्स वाले हैं, आप मेरे अकाउंटेंट हैं, आप कौन हैं? मैं आपको क्यों बताऊं कि मैं कितना कमाती हूँ? लोग ना, मतलब कि आप देख लें कि हमारे में ये है कि हम दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट लेते हैं और फिर हम उनको जो मर्जी कह देते हैं। बट आप वो तो देखो ना कि किस फेस से, समटाइम वो बहुत अच्छे फेस से गुजर है, समटाइम नहीं गुजर रहा, लेकिन आपको देखना चाहिए कि अगला, तो इसीलिए कहते हैं ना कि वो जैसे भी आपने कहा कि ज़बान से निकले हुए अल्फाज कभी वापस नहीं आते और वो फिर अगले के दिल में रह जाते हैं। बेशक वो जितना मर्जी टाइम गुजर जाए, वो कभी भी नहीं वो जाते हैं। वही तो बात है ना कि व्यूअर्स, अक्सर हम कपल्स में देखते हैं, मियाँ बीवी में सबसे ज़्यादा ये होता है कि 15 साल पहले कई भी बात भी बीवी रिपीट कर रही होती है, हाँ तो आपने तो यही कहा था ना कि आप अपनी कज़न से शादी कर लेते तो शायद आप सुखी रहते। अगला घूम के कहता है मैंने 15 साल पहले तुम्हें ये बात कही थी, हमारी लड़ाई हो रही थी। तो वही चीज़ है ना, लड़ाई झगड़े गुस्से में, या इंसान बहुत जब तकलीफ़ में होता है तो इंसान बहुत कुछ कह जाता है। बिल्कुल। तो एक तो खुद भी इंसान को एहतियात करनी चाहिए और इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो किस तरह से किसी चीज़ को हैंडल करते हैं या मैनेज करते हैं या आपको किस तरह सेव करते हैं सिचुएशन। बिल्कुल। आपके इर्द गिर्द के लोग मामला ख़राब भी कर सकते हैं और मामला बहुत बेहतर भी कर सकते हैं, आपको रोक के या आपको गाइड करके या आपको उस जगह से निकाल के। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है व्यूअर्स कि अगर आप बहुत ज़्यादा खर दिमाग हैं और बहुत ज़्यादा ब्लंट है तो फिर अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग रखें जो आपको काबू में ले आते हैं जब आप इस तरह बहुत ज़्यादा बोलना शुरू हो जाते हैं, गलत बात करते हैं। देखो, मैं जैसे बहुत बातूनी हूँ, मुझे बहुत इधर उधर ये वो व्हाटएवर, तो अब मैंने एक बड़ी सिंपल सी चीज़ की है कि मैंने बुरा भला भी कहना मैं अपनी ज़ात को कहती हूँ, किसी को नहीं आपने कहा। मेरी नानों कहती दीवार की साइड पे मुंह करके कह दो, किसी को कहने से बेहतर है, किसी का दिल दुखाने से बेहतर अपना गुस्सा दीवार पे निकाल लो। अच्छा, दीवार पे ना निकालना अपना गुस्सा, हमें ये बता देना कि आज बना क्या। आज हम बना रहे हैं दम पुख्त मलाई चिकन। नाइस। तो इसकी रेसिपी मैं आपको पहले बता देती हूँ। मुर्गी का गोश्त 1 किलो, ज़ीरा 1.5 चाय का चम्मच, सूखा धनिया 1.5 चाय का चम्मच, सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच, दही 1 कप, ब्राउन शुगर 3 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, स्वीट चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, मक्खन 2 खाने के चम्मच, क्रीम 2 खाने के चम्मच, नमक 1.5 चाय का चम्मच, हरी इलायची 1/2 चाय का चम्मच, जायफल 1/4 चाय का चम्मच, जवित्री 1/4 चाय का चम्मच और तेल 1/4 कप। इसमें आपने चीज़ों को सिर्फ मैरिनेट करना, डेट्स इट। चिकन ले लें, उसमें आपने जो ज़ीरा
ज़ीरा है और धनिया है, इन तो सबको पीस लेना। जायफल है, जवित्री है, दही है, ब्राउन शुगर है और स्वीट चिली सॉस है, नमक और मिर्च। कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ये सारी चीज़ें आपने लेके दही के अंदर अच्छी तरह फेंट लेनी है और उसके बाद आपने चिकन पे अप्लाई कर देनी है। ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा उसको अप्लाई कर रहने दें। उसके बाद आपने मलाई भी इसके अंदर ही साथ ही डाल लें। उसके बाद आपने पैन ले लें, उसके अंदर मक्खन और घी दोनों एट अ टाइम इकट्ठा डाल दें और दम पुख्त का मतलब होता है कि आप इसको दम पे रख दें, हल्की आंच पे इसको पकने के लिए रख दें। और जब ये रेडी हो जाएगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सिर्फ आप कह लेंगे ग्रेवी सी हल्की सी होगी, बाकी चिकन जो है वो स्टीम हो जाएगा और ये थोड़ा सा नमकीन और थोड़ा सा मीठा इसका इस तरह का टेस्ट आएगा कि स्वीट एंड सॉर आएगा। और डेट सीट इसके साथ आप रायता सलाद सर्व करें, नान के साथ आप खा सकते हैं जैसे आप स्टीम चिकन खाते हैं इस तरह। ये बात बेसिकली बड़ी सिंपल है व्यूअर्स। अब इस किस्म की मील के साथ आप राइस भी दे सकते हैं और आप रोटी भी दे सकते हैं, लेकिन इसी के साथ अगर आप स्टीम कर देते हैं सब्जियों को भी, बिल्कुल, तो जिस तरह देखिए वेस्ट में व्यूअर्स रोटी चावल का रुझान उस तरह से नहीं है, ऐसा ही है। जैसे कि अगर उन्होंने पिज्ज़ा बनाया तो उसमें जो ब्रेड है, चलो वो ब्रेड आ गई, या पास्ता आ गया तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, या फिर रोस्ट चिकन आप हमेशा देखेंगे कि बाहर के मुल्क में जब बनता है या दम पुख्त या इस किस्म की चीज़, तो उसके साथ ज़रूरी नहीं है कि आप रोटी या चावल सर्व करें। इन इट सेल्फ एक बहुत अच्छी हाई प्रोटीन मील है। उसके साथ आप वेजिटेबल्स, आपने गाजर स्टीम कर ली, मटर स्टीम कर ली, ब्रोकली कर ली, आलू कर लिए, 6-7 मील बना लें अपना साथ। आप जुकीनी आप कट करके डाल दें, उसी के अंदर आप उसको स्टीम कर दें, उसी के मसाले में वो सब्जियां और वो चिकन इतनी मजे की होगी, आपको एक्स्ट्रा चीज डालने की जरूरत है। और इसमें सारे साबुत मसाले हैं, मतलब कि कोई मतलब आपने जैसे आप समझ लें गरम मसाले जो हम यूज करते हैं बस वही हैं। ऑसम। तो यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन आज हम बात करेंगे हेरिटेज और हेरिटेज साइट्स की जो पाकिस्तान के अंदर है। ये क्या चीज़ होती है, ये डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि कुछ लम्हे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि आज इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स डे है, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज डे भी कहते हैं। आज इस टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए दो बहुत प्यारी प्यारी सी लड़कियां हमारे साथ हैं। एक लड़की के अब्बू बहुत गौर से देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन को। अंकल अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा थोड़ी सी नॉन सीरियस भी हो जाए ताकि याद रहे कि अभी हम मॉर्निंग शो ही कर रहे हैं, हम कुछ सीरियस जो है ना वो करंट अफेयर्स का शो नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ हैं सामिया अहमद, आप हेरिटेज रिसर्चर हैं और उसके साथ साथ एसोसिएट प्रोफेसर हैं द नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एट NCA। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बचपन की क्लास फेलो की बहन है ये, और बचपन से इनको हम आपा कह रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको सॉरी आपा नहीं कहने वाली। अब हम सब बड़े हो गए हैं, अब कोई एज डिफरेंसेस नहीं। बिल्कुल, अगर आपकी इजाज़त हो तो डन, थैंक यू। क्योंकि वो होता है ना जब छोटे होते हैं 1 साल का भी एज डिफरेंस हो तो आपा कहना एक बड़ी बात होती है। पूरा साल 12 महीने बड़े हैं, अब इस स्टेज पे आके तो कोई 10 साल भी बड़ा हो तो लगता है कि अब डेकेड्स पे वैसे काम कर रहे हैं। अब जिस लड़की के अब्बू इंतजार कर रहे हैं उस लड़की से मिलना भी ज़रूरी है। सबा समी हमारे साथ हैं। आप आर्किटेक्ट हैं, कंजर्वेटर हैं, उसके साथ साथ बिल्डिंग्स आर्कियोलॉजिस्ट हैं, कल्चरल हेरिटेज कंसल्टेंट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सदके जाऊँ। आज बड़े पढ़े लिखे लोग हमारे प्रोग्राम पे हैं, मुझे भी थोड़ा सा ना अपने दिमाग के ताले को खोलना पड़ेगा कि जुगन जाग उठो और सीरियस बातें करनी है। बट एक्चुअली अगर हम सोचे तो जिस चीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो एक बड़ी सीरियस और बड़ी मज़े की चीज़ है, जिसके बारे में अगर ज़्यादा लोग जानते हैं, जैसे कि हेरिटेज एंड हेरिटेज साइट्स जो हैं हमारे मुल्क की, तो एक्चुअली जो हम भाग भाग के पाकिस्तान से बाहर जाते हैं चीज़ें देखने के लिए, तो बड़े बड़े अजूबे हमारे अपने मुल्क में भी हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप मुझे ये बता दें कि हेरिटेज और हेरिटेज साइट्स ये चीज़ क्या होती है, अगर आप दोनों डिफाइन कर दें। हेरिटेज और हेरिटेज साइट्स यूजुअली जो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स है वो तो ये कहते हैं ना कि जो साइट आपकी नेशनल आइडेंटिटी बनाने में कंट्रीब्यूट करती है वो हेरिटेज साइट्स होती है। हमारे लिए इतनी डाइवर्स आइडेंटिटीज़ हैं हम लोगों की कि हमारी जो भी चीज़ 150 ईयर्स ओल्ड है लॉ के मुताबिक दैट्स हेरिटेज फॉर अस। दूसरी साइड I am a heritage? Yes. I am a heritage. I can call myself heritage as well. I am also a heritage site. Jugan Kazem heritage site. Absolutely. So HS. anything, absolutely. Anything 150 years old. So all of us can be heritage now.
और उसके बाद ये है कि जो चीज़ जिसको आप वैल्यू ज़्यादा करते हो, अच्छा, दैट बिकम्स योर हेरिटेज। तो आज का दिन मनाने का रीज़न क्या है मैम? अवेयरनेस, अप्रिसिएशन, आई थिंक ये मेन हैं चीज़ें जिससे फिर आगे बात बढ़ती है। आप कंजर्वेशन में चले जाते हैं, व्हाई डू यू नीड टू सेव दिस साइट्स, ये चीज़ें। अच्छा, बट देन आप दोनों का इस तरफ रुझान कैसे हुआ? अच्छी भली लड़कियां हैं आप, क्या काम, क्या मतलब था? मुझे आपसे शुरू करूंगी फिर आपके पास भी आऊंगी कि ये मामला कैसे रूनुमा हुआ। बहुत दिलचस्प सवाल है। इंटरेस्ट हमेशा था, लाहौर फोर्ट जाती थी, स्पेशली जब NCA गई तो वहाँ हम लोग देखिए यू वर ऑलवेज वेरी आर्ट्सी, ये तो बचपन से ही आपकी एक चीज़ है, लेकिन देखिए बीइंग आर्ट्सी एंड देन गोइंग इनटू सच अ स्पेसिफिक एंड स्पेशलाइज्ड एरिया, मतलब इट्स अ जर्नी, इट्स अ जर्नी। मुझे मौका मिला PhD करने का, जो अभी ऑन गोइंग है इन श्रीलंका, एंड वहाँ उनको बहुत मेरा ही पढ़े लिखे लोग हैं व्यूअर्स, कुछ एक्स्ट्रा पढ़े लिखे लोग हैं जी। BA पास आपसे पूछना चाहती है कि आपकी PhD हो रही है, वेल डन। Thank you. So they appreciated my proposal, which was on the frescoes of the Lahore Fort, और उसके material analysis के ऊपर, जो अभी तक हुआ नहीं हमारे यहाँ। So यहाँ से भी मुझे बहुत support मिली from our authorities, various जितनी भी हैं। And when I got into my PhD research, I discovered कि इतना ज़्यादा हमारे पास मवाद है इधर जो documented नहीं है, research नहीं हो रही उसके ऊपर। And then I rediscovered Sabah. Yes, and I discovered her. And a couple of other friends, जिनको आप भी कुछ लोगों को जानती हैं उनमें से, and we made a collective. So वहाँ से फिर बात शुरू हुई. It's called the Collective Research on Mughal Lahore, Chrome Lahore. हमने अपनी वेबसाइट बनाई. We decided कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं that should be accessible to the public, open access होना चाहिए. जितने हमारे students हैं, anybody who wants access to this So it's information. basically like a heritage club. Yes, Yes. देखिए ना व्यूअर्स, बाहर दुनिया में बुक क्लब्स होते हैं, इतनी डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिनको लोग लेके चलते हैं. वैसे तो खैर ये चीज़ ज़्यादातर जो है वो स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे बढ़ता है, लेकिन बहुत सी ऐसी जगहें, ऐसे इदारे, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं जो ज़्यादा मज़ीद और एक्टिव एफर्ट उनके साथ मिल के करते हैं. देखिए जिस मुल्क में एजुकेशन, हेल्थ, इस किस्म के मामलात ज़्यादा प्रायोरिटी पे हैं, वहाँ पे हेरिटेज साइट्स का भी कोई ख्याल रखने वाला होना चाहिए. Absolutely. आप मेरी डिस्कवरी तो हुई, लेकिन डिस्कवरी से पहले क्या हुआ? जी, मेरी कहानी थोड़ी बचपन से शुरू होती है कि हम लोग, मेरा बचपन ज़्यादा बाहर से गुजरा है, और जब हम समर्स में वापस पाकिस्तान आते होते थे, सो माय फादर यूज्ड टू मेक श्योर कि हम हेरिटेज साइट्स को जाके देखें. सो शालामार के अंदर हम देगे पका के, वो देच के पुलाव के पका के लेके जाते होते थे, उधर पिकनिक करते होते थे. एज वी हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड दैट वी आर ऑल 150 years old. नो आई एम 150 years old. हम फिर बड़े हो दोनों. 75 and 75. ओके, दोनों बच्चियां मेरी यहाँ पे बैठी हुई हैं, आप दोनों मेरे से आधी आधी में. बिल्कुल सही है. ठीक है. सो हम लॉरेंस, लाहौर फोर्ट पिकनिक्स करने जाते होते थे. उस ज़माने में थोड़ा रिवाज भी होता था. सो एज आई ग्रू अप, आई वॉज रियली, मुझे लगा कि कुछ कनेक्शन है उसके साथ में. फिर आर्किटेक्चर करना हुआ NCA में, और बिल्डिंग्स के और करीब हुई. तो उसके बाद जब पुरानी बिल्डिंग्स के जब अंदर मैं जाती थी तो मुझे छींकें आती थी. एंड आई वाज लाइक मे बी दैट्स अ साइन. बट डॉक्टर्स ने बाद में बताया कि मैं एलर्जिक हूँ डस्ट और पुरानी उससे. तो हेरिटेज साइट पे कम से कम मिट्टी तो मिलती है आपको. एब्सोल्युटली. तो मैंने तो सोचा कि ये मेरा साइन है कि मुझे छींकें आ रही हैं. दैट मीन्स आई नीड टू गेट एसोसिएटेड विद देम. एंड दैट इज़ वाई हाउ आई एंडेड अप getting associated. I love the smell of old things and mold. और मेरे साथ ये होता है कि the moment I open the doors of old buildings, there's this gush of wind which comes, and the first smell of that room, I just go out of my, it's mesmerizing for me. And that is how I knew it was my calling. Although the doctors say it's allergy, magar This is a true story. तरक्की हुए बोएं पसंद देगी ने. नहीं, आई एम सॉरी, पुरानी बिल्डिंग जब आप खोलते हैं तो उसमें से एक वो सिलन की और मस्की सी. I love that. ले हम अपने घर के खिड़कियां दरवाजे डेली खोलते हैं दिन में 4 दफ़ा के भाई खुदा का वास्ता है कोई सेम की स्मेल ना आए, कोई ये ना तो पसंद. बट वैसे एक बात बताओ, उसी तरह जिस तरह बारिश होने से पहले मिट्टी की एक खुशबू होती है,
हर बंदे को कोई एक चीज़ है जो बहुत अपील करती है। अब जैसे कि हम अभी ब्रेक में जब बात कर रहे थे तो मैं आपके साथ हंस रही थी और कह रही थी कि कभी इंसान सोचता क्या है और ज़िंदगी में होता क्या है। एब्सोल्युटली। समटाइम्स जिन चीज़ों को हम कहते हैं कि यार ये क्या, ये फजूल सी चीज़, मेरे बोलने को हर वक्त यू ऑल्सो नो हमेशा मुझे डांटे पिटती थी कि भाई चुप कर जाओ, उसी बोलने से रोज़ी रोटी कमाती हूँ। वो जगहें जहाँ पे आप लोग बचपन में जाते थे, जिनको देखते थे और सोचते थे यार ये कितना कूल है, आपने अपने आप को उसी प्रोफेशन में ढाल लिया। एब्सोल्युटली। सो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल। लेकिन अपनी हेरिटेज के बारे में जानना, ये अवेयरनेस होना किसी भी मुल्क और उसके सिटीजन्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। फिर हेरिटेज साइट्स पे आएंगे। जी मैम, ये आप दोनों से मैं जानना चाहती ठीक है जी। मेरे तो नहीं देखो तुसी अपनी गाल करो। मेरे ख्याल से इसके बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी, हमारी शनाख्त है, हमारी तारीख़ है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है इस वक्त बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जोर। सो मतलब आई थिंक दैट बहुत सारी जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं अपने यू नो वो सॉल्व इससे हो सकते हैं। इट मेक्स यू प्राउड ऑफ बीइंग हु यू आर। डू यू रिमेंबर जब छोटे होते थे और स्कूल में पढ़ रहे होते थे तो आपको क्रूसेड्स के बारे में सिखाया जाता था। यस। लेकिन मुग़ल ईरा के बारे में एक छोटा सा Exactly. आई थिंक एक छोटा चैप्टर था सिर्फ जो हमने पढ़ा, जो एक्चुअली हमें पर्टेन करता है। एब्सोल्युटली। यू नो मैं कनाडा गई पढ़ने के लिए, तो समझिए इट वाज सो इंटरेस्टिंग कि आई वाज स्टडिंग सोशियोलॉजी देयर। यार उनकी बेसिक लेवल की जो सोशियोलॉजी क्लास थी उसमें एबोरिजिनल्स, फर्स्ट नेशंस के लोग, इस लेवल की गुफ्तगू होती थी क्लास में बैठ के कि मैं हैरान होती थी। मैं कहती थी यार हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो ऐसे लगता था कि सज़ा दी जा रही। यहाँ पे आप खुद आना चाह रहे होते हो पढ़ने के लिए। बट आप सोचो ना, अगर हम इसी तरह मज़े से अपने बच्चों को एब्सोल्युटली 10-12 साल की उम्र पे हेरिटेज और इन जगहों के बारे में बताएं, वो एक दफ़ा साल में कभी आपको शालीमार गार्डन ले गए तो कोई एक दफ़ा ज़िंदगी में आपको मीनारे पाकिस्तान ले गए, स्कूल में मुझे यही याद है, और एक दफ़ा तरबेला डैम गए थे। जबकि लाहौर इन इट सेल्फ कितना रिच है। इज़ वेरी रिच जी। मुझे याद है मेरी दादी और मेरी नानी जो बड़े बुजुर्ग होते थे ना, वो घर में कहानी सुनाते थे, तो वो मुझे सुनाती होती थी कि एक शहज़ादा था, उसको हिरनों से बहुत प्यार था और वो हिरनों का शिकार करता था और ये वो व्हेन आई ग्रू अप आई गॉट टू नो कि वो शहज़ादा सलीम थे, वो बाद में जहांगीर बने और हिरन मीनार की कहानी थी वो। सो बीज बचपन में बोया गया था, मगर बाद में जाके, और यही चीज़ें फॉर्मल एजुकेशन में होनी चाहिए, ये आइडियाज़ जो है ना। सो आप लोग हेरिटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आज अब ये कर क्या रहे हैं, और फिर डिफरेंट जगहों के बारे में भी मैं आप लोगों से पूछूंगी। तस्वीरें भी हमारे साथ हैं, सब होगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आज बात कर रहे हैं इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स डे यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे की। हमारे साथ हैं सामिया अहमद और सबा समी। गर्ल्स, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोग क्या काम कर रहे हैं, किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं हेरिटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले तो ये अंडरस्टैंड करते हैं ना कि आप लोग किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं और स्पेसिफिकली इस वक्त क्या आपका फोकस है। जी। सो मैं इस वक्त डॉक्यूमेंटेशन कर रही हूँ फ्रेस्कोज, जो पेंटिंग्स हुई हुई हैं लाहौर फोर्ट की दीवारों पे, जिनको म्यूरल्स भी कहते हैं। उनका टेक्निक फ्रेस्को का है, वो एग्जैक्टली क्या टेक्निक है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन मेरी चल रही है। उसका मटेरियल क्या था जो इस्तेमाल हुआ था, उसमें केमिकल एनालिसिस होना है, और ये इस हद तक डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई भी कभी भी पहले। सो बेसिकली जहांगीर के वक्त से लेके इस वक्त तक जितनी भी पेंटिंग हुई भी है वो मैं कवर कर रही हूँ एट द लाहौर फोर्ट। अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। हाँ जी, मैं जो है आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के साथ में इन्वॉल्व्ड हूँ और रिसर्च करती हूँ और डिफरेंट काम भी करती हूँ कि कंजर्वेशन जो है वो एज अ हेडलेस चिकन आपको नहीं करना चाहिए, नीड्स टू बी प्लान। थोड़ा अगर आप समझा भी दें, क्योंकि वर्ड आप लोगों के लिए बड़ा आम है लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए बिल्कुल जी। कंजर्वेशन का मतलब है कि एक सिस्टमैटिक तरीके से आप पुरानी बिल्डिंग को बचाओ। उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ रेगुलेशंस होती हैं। जैसे कि व्यूअर्स एक एग्जांपल देती हूँ, हमारा घर जब ख़राब होता है या कोई इशू होता है, हमारी दीवारों वगैरह से पेंट वगैरह ख़राब हो जाता है, वक्त के साथ
नॉर्मल सी बात है, वेदर कंडीशंस ये वो वेयर एंड टेयर होता है। और स्पेशली जिस जगह पे कोई रह नहीं रहा होता, बिल्कुल, और जहाँ पे आवाम का बहुत आना जाना होता है, वहाँ पे वेयर एंड टेयर ज़्यादा होती है, एक नेचर की भी हुई और एक इंसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होती है। और बाहर के मुल्क में तो ऐसी जगहों पे आपको पता है आपको तस्वीरें लेने की इजाज़त नहीं है कि क्या फ़ोन के अंदर अगर आप फ्लैश के साथ फ़ोटो लेंगे तो हमारी पेंटिंग या हेरिटेज खराब हो सकती है, डिटीरियोरेट हो सकती है। उधर तो इस हद तक लोग एहतियात करते हैं, आपके फ़ोन ले लेते हैं। एब्सोल्युटली। अब मज़े की बात यह है कि हेरिटेज बिल्डिंग्स की सबसे ज़्यादा जो प्रेजर्वेशन या कंजर्वेशन का पॉइंट है जो अच्छा हो सकता है वो है ह्यूमन ब्रेथ, कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस जो है ना वो इंसान पैदा करते हैं उस बिल्डिंग के अंदर। जैसे कि आपने कहा कि अगर वो उसके अंदर कोई रह नहीं रहा और वो बंद हैं तो वो जल्दी डिटीरियोरेट होंगी। उनको अगर आप खोलेंगे, लोगों का इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, सांस, ब्रेथ, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा, तो वो बिल्डिंग फ्रेश रहेगी, यंग रहेगी, मेंटेन रहेगी। बट ऑल्सो आप उस तरह से जाके किसी हेरिटेज साइट को पेंट नहीं कर सकते जिस तरह आप अपने घर को करते हैं। Absolutely ये नहीं कि चलो वाइट वॉश करा दो सारे के सारे को तो यू आर गुड टू गो। एब्सोल्युटली जी। आपके कुछ रूल्स हैं, कुछ पॉलिसीज़ हैं, मैं यूजुअली उनके ऊपर काम कर रही होती हूँ। मेरी स्पेशलिटी है जी कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज़ बनाती हूँ मैं, कि थ्रू विच स्ट्रैटेजी एंड आफ्टर टेकिंग विच अप्रोच आप एक बिल्डिंग को आइडियलिस्टिक तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। तो देखिए ना, एक ये भी तो होता है ना कि गिर ना जाए। एब्सोल्युटली। और अब गिर ना जाए के लिए आपको कंस्ट्रक्शन का काम करना है, और वो कंस्ट्रक्शन का काम आप तभी कर सकते हैं जब आप उस चीज़ की ऑथेंटिसिटी को बरकरार रखें। एब्सोल्युटली। उसकी हेरिटेज वैल्यूज़ होती हैं, उनको आप देखते हो कि इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ आपने इन्हांस करनी है और कौन सी हैं उसके अंदर। अब देखिए ना, आप लोग स्पेसिफिक एरियाज़ के ऊपर अभी काम कर रहे हैं, यानी कि पूरे पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो वो कौन सी साइट्स हैं, कौन सी ऐसी जगहें हैं जो लोगों के देखने वाली भी हैं और जिन पे काम होने की भी ज़रूरत है, थोड़ा सा अगर ये हमें गाइड करें। सो यूनेस्को हैज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट, और पाकिस्तान में 7 साइट्स हैं जो इस लिस्ट के ऊपर हैं, जिसमें हमारा शाही किला जो लाहौर का है वो है, शालीमार गार्डन्स हैं लाहौर में, तख्त बई है केपी में, टैक्सिला है इन पंजाब में, मोहनजोदारो है, हड़प्पा इज़ ऑन द वेबसाइट आई थिंक ऑल्सो, एंड थट्टा की मस्जिद है शाहजहानी, इज दैट ऑन द, इट्स ऑन द टेंटेटिव लिस्ट। मकली नेक्रोपोलिस जो है, जो कब्रिस्तान है मकली का, वो है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट पे। सो मेरे पास जो लिखा हुआ है वो है तख्ते बाही, द बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, रोहतास फोर्ट, मोहनजोदारो, टैक्सिला, शालीमार गार्डन, लाहौर फोर्ट, मकली, नेक्रोपोलिस एंड ठट्ठा। बिल्कुल जी। 2 तरह की लिस्ट होती हैं, एक मेन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है जिसमें हमारी 7 हैं, उसके बाद एक टेंटेटिव लिस्ट होती है कि जब भी पाकिस्तान जो है वो कोई ऑर्गेनाइजेशनल या एडमिनिस्ट्रेशन प्लान बना के देगा तो वो टेंटेटिव लिस्ट की भी जो साइट्स हैं उनको हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब मसला ये है ना कि कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी होएगी, कंजर्वेशन प्लान होगा, तो आपकी टेंटेटिव साइट्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा ऐड होती जाएंगी मेन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। एक सवाल है, अब एक चीज़, अगर जैसे आपका अपना घर होता है तो आप उसके ऊपर खर्चा करते हैं और आप उसको ठीक करते हैं, जब ये ऐसी जगहें ख़राब होती हैं तो फिर इसको किस तरह से ठीक किया जाता है, ये भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम हेरिटेज साइट्स पे जाएं तो हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए, ये भी जानना वेरी ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। तो पहले तो ये बताइए कि किसी भी जगह का जिस तरह की हेरिटेज साइट को ठीक कौन करता है। देखिए आप लोग कर रहे हैं, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में, आप तो एक एरिया को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ एरियाज़ को कवर। बिल्कुल। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी किसकी होती है? हर आई थिंक हमारी पाकिस्तानियों की भी है। हाँ। सबसे ज़्यादा, बिकॉज हम जब जाके विजिट करते हैं उस जगह को, है ना सामिया? सिविल सोसाइटी फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफ कोर्स। एब्सोल्युटली। हमें विजिट करना बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि गेट मनी इज़ द फर्स्ट रिसोर्स जो हेरिटेज साइट को मिलती है। ठीक है। अगर हम जाके विजिट नहीं करेंगे, टिकट नहीं खरीदेंगे, वो जी मेरा फलां जाने वाला है तो मैं मुफ्त में एंटर हो गया था, जिस तरह हमारे कल्चर में होती है ये बात, अगर हम ये नहीं करेंगे, हम बाकायदा टिकट वगैरह खरीदेंगे, तो दैट मनी गोज़ टू द हेरिटेज। फिर दूसरी इंटरनेशनल हैं साइट्स जिसमें मैं और सामिया दोनों मेंबर हैं जी आईकोमोस पाकिस्तान के, जो कि बहुत अच्छी फंडिंग रेज करते हैं अच्छा। इस हेरिटेज के लिए।
देन वी हैव यूनेस्को, यूनेस्को इस्लामाबाद, यूनेस्को पाकिस्तान, जो इन साइट्स को, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, उनको प्रमोट करता है, उनके लिए फंडिंग ढूंढता है, उनके लिए एक्सपर्ट्स ढूंढता है बाहर के और यहाँ के, जो मिल के काम कर सकें, अगली जनरेशन को ट्रेन कर सकें। वो स्ट्रैटेजीज डेवलप करते हैं, फिर पॉलिसीज डेवलप होती हैं। हमारे यहाँ जब सामने से, आपको पता है, जब हेरिटेज साइट पे कोई भी जाता है, टॉफ़ियाँ खाई, फेंक दी दीवार पे, च्युइंगम चिपका दी, पेन पेंसिलों से, चवनियों से वो मतलब चीज़ें दीवारों पे लिखना। जब कोई इंसान किसी भी हेरिटेज साइट पे जाता है, उसका रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए? बहुत इज्जत देनी चाहिए उस जगह को जो इतनी कदीम है। और सिर्फ पेन पेंसिल नहीं, अब तो स्क्रैचेस भी हमें मिलते हैं दीवारों के अंदर, पेंटिंग्स के ऊपर स्क्रैच किया हुआ है, लोगों ने अपने नाम लिखे हुए हैं, इश्क की दास्तानें लिखी हुई हैं उस पर। तो बहुत करना तो उसका फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है दीवार पे। बट यही तो चीज़ है ना, ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी बहुत ज़रूरी है व्यूअर्स। इसी तरह जिस तरह हम बात करते हैं अपने डिफरेंटली एबल्ड बच्चे बच्चियों की, जब उनके साथ हम घूरते हैं, उनके बारे में सवाल करते हैं उनके माँ बाप के सामने, तो वो उनके लिए एक अपसेटिंग और डिस्टर्बिंग चीज़ होती है। उसी तरह जब हम किसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे या किसी भी साइट पे जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हेरिटेज की लिस्ट में ही आए, लेकिन आपको पता है कि एक ये पुरानी जगह है, कदीम जगह है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, बड़ी वैल्यू है। बिल्कुल। वहाँ पे मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है ये बात कि जब लोग फॉर एग्जांपल किसी मज़ार या किसी ऐसी जगह पे जाते हैं, वहाँ पे इतनी एहतियात और इतना अदब, इतनी अकीदत होती है। तो व्यूअर्स, जिस जगह की पुरानी हिस्ट्री है, उस जगह को भी तमीज़ से एब्सोल्युटली जी, वो जो दीवारें फलांगरे होते हैं, ये वो इतनी हमने रास्ते बनाए होते हैं, आप वहाँ से जाएं, एंजॉय करें। मेरा तो ख्याल है हेरिटेज साइट के ऊपर जाके आपको अपनी कहानी बनानी चाहिए। नहीं, वहाँ पे लड़ाई करना शुरू कर देते हैं गार्ड से। हाँ, क्यों रोका है हमें? आप अपनी कहानी बनाओ पॉजिटिव तरीके से। मैं एक जगह पे शूट कर रही थी जो मतलब वन ऑफ आवर ऐसी जगह है जिसको, जहाँ पे लोग जाके बड़ी तस्वीरें वगैरह, वहाँ पे मैं एक शूट कर रही थी। अच्छा, एक ग्रुप आया लड़कों का, लड़के लड़कियों का, और मतलब कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी से वटेवर, वो आए हुए। अच्छा, वो दीवार के साथ खड़े होके ना, सब ने अपने पाँव ऊपर दीवार के साथ लगाए, जिस तरह जॉगर को ऊपर करके, एक टांग ऊपर करके नहीं तस्वीर, तो सारे ऐसे करके खड़े होके ना सबने तस्वीर खींची। वो गार्ड आ गया, उसने कहा भाई मेरे बच्चों, मेरे ऐसे नहीं करो, दीवारों पे आप पाँव नहीं लगा सकते। लो जी, वहाँ लड़ाई ना शुरू हो गई। उस बेचारे ने सिर्फ इतना आके कहा कि भाई आपको यहाँ पे जूता या पाँव रखने की जगह नहीं है, जूते के निशान लग जाते हैं, खराब हो जाते हैं। उधर उन बच्चों ने इतना शोर डाला, इतना, तुम हो कौन, तुम अपने आप को समझते क्या हो। वो एक लड़के ने धक्का भी लगाया, वो और गार्ड्स आ गए। हम वहाँ पे खड़े हुए थे, हमारी शूट भी चल रही थी, तो मैंने वहाँ पे फिर मैं भी बीच में इन्वॉल्व हो गई। मैंने कहा जी आप कर क्या रहे हो बेटा? मैंने कहा अगर आपके घर कोई आए और तस्वीर खींचनी हो और आपकी दीवार के साथ जूता लगा के खड़ा हो, तो ये मेरा कोई घर तो नहीं है। तो मैंने कहा बेटे, ये आपके मुल्क के अंदर की एक ऐसी जगह है जिधर लोग आते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। आपके ये जॉगर के निशान अब पता नहीं कितने अरसे तक लगे रहेंगे जब तक अगली दफ़ा ये जगह पेंट नहीं होगी। एब्सोल्युटली जी। लेकिन वो नहीं समझे वो बच्चे, क्योंकि होता ही है कि यही बच्चे जब अपने पेरेंट्स के साथ ऐसी जगह पे आते हैं, पिकनिक, कोई पेपर फेंक दिए, टॉफियाँ का रैपर फेंक दिए, जहाँ पे थोड़ी सी आग जलाई, मतलब प्रॉपर लॉनों में जाके, गार्डन्स में जाके, शालीमार गार्डन में लोग जाके इस तरह की हरकतें करने की कोशिश, घास जले होते हैं नीचे से। बिल्कुल, एब्सोल्युटली यही है जी। आप जो कम्युनिटी है ना, जो लोग जो आते हैं, उनको कनेक्शन चाहिए है उस हेरिटेज साइट के। तो मेरा प्यार करना, एब्सोल्युटली प्यार कर। मेरा तो ये तरीका है, जब हम हेरिटेज साइट पे जाते हैं तो आप अपनी कहानी बनाओ उसके साथ में। जब आप अपनी कहानी बनाते हो उसके साथ में, तो आपकी मेमोरी में वो चीज़ रहती है, और जब मेमोरी से वो चीज़ रहती है तो आप उसको रिट्रीव बैक कर सकते हो अपने बच्चों के लिए। आप जाके देखा है उधर, आपने दीवारें ख़राब की, लॉन ख़राब किया, घास चढ़ाया, दैट्स नॉट, इट शुड नॉट बी द पर्पस ऑफ योर लाइफ। सिंपल सी बात है व्यूअर्स, किसी भी जगह के ऊपर जाकर बर्बादी ना फेरा करें, मुझे बड़ा ही दुख होता है। अच्छा नामी जी, बाहर जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल रवैया पलट जाता है, इंसान के बच्चे लाइनें लग जाती हैं, सफाई हर चीज़ की। सवाल है, आप लोग जहाँ ये काम कर रहे हैं, वहाँ पे आप लोग ये क्यों नहीं इंश्योर करते कि प्रॉपर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हों ऐसी जगहों पे? देखिए, अगर 2 चौकीदार हैं, एक साइट का, 2 गार्ड्स हैं जो सिर्फ घूम रहे हैं एक जगह पे उसका ख्याल रखने के लिए, तो ज़्यादातर ये जगहें जो होती हैं वो इतनी सी तो होती नहीं हैं, ये बड़ी जगहें होती हैं। बिल्कुल। तो अगर सिक्योरिटी ज़्यादा हो ऐसी जगहों पे, तो क्या कम मसाइल नहीं होंगे? नहीं, नहीं,
कितना लोगों को आप रोक सकते हैं ना। अच्छा मैं अच्छा इसमें बात यह है कि ये हमारी जो है ना सोसाइटी की मेंटालिटी है ऐसी, हम लाइब्रेरी के रूल्स बनाते हैं उस इंसान के लिए जिसने किताब चोरी करनी होती है, हम लाइब्रेरी के रूल्स उस इंसान के लिए नहीं बनाते जिसने किताब पढ़नी होती है वहाँ पे जाके। सो हम जितनी ज़्यादा सिक्योरिटी कर देंगे उतने जो लोग आना भी चाह रहे हैं उस साइट पे वो नहीं आएंगे। ये होता है जी स्कूल्स और कॉलेजेस में आपको तमीज़ सिखाई जाती है। सामिया विल elaborate on that because she's worked a lot on it. ट्रेनिंग और बेसिक मेन स्ट्रीम एजुकेशन में आप हेरिटेज की इज्जत करना कैसे सिखा सकते हैं? दैट इज़ व्हाट्स नीडेड। सो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पे शुरू होना चाहिए और मैट्रिक का जो एक बच्चा है उसको पूरा एहसास होना चाहिए अपनी सकाफत का। और इफ़ यू हैव दैट इन प्लेस तो काफ़ी ये जो मसले हैं ना, चीज़ों की इज़्ज़त करना, प्यार करना अपने हेरिटेज से, क्योंकि हमारी अपनी ही बात है किसी और की तो नहीं है, ये सारे सॉल्व हो जाते हैं। अपनी गलियां साफ़ रखना, क्योंकि अपनाइयत हो जाती है हर चीज़ के साथ। बच्चे खुद चौकीदारी करेंगे, बच्चे खुद चौकीदारी, यू वोंट नीड सिक्योरिटी पीपल। बिल्कुल, क्योंकि बाहर के मुल्कों में आप देखें कोई फेंकता है अगर कोई च्युइंगम का रैपर ये वो, तो आपका कॉमन बंदा कहता है कि ये उठाओ तुमने भाई। मैं एक जगह पे गई, वहाँ पे ना बहुत सी इस्लामिक हिस्ट्री की चीज़ें थी। मैं एक्साइटेड भी थी और मेरा दिल था कि मैं तस्वीरें खींच के अपनी कुछ फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स वगैरह को भेजूँ। मैं वहाँ पे अंदर गई, मैंने अपना फ़ोन नहीं दिया, सच्ची बात है, मैंने आई डिडंट रियलाइज़ कि आप फ़ोन नहीं लेके जा सकते। मैं अपना फ़ोन अंदर लेके गई। अच्छा, मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया ना, विदाउट फ्लैश तस्वीर खींचने के लिए, एक बहुत खूबसूरत सी तलवार थी, मैं बहुत एक्साइटेड हुई। मैं ऐसे करके मैंने अभी क्लिक भी नहीं किया तो उधर से किसी का हाथ आया, ऐसे खातून का। मैंने कहा जी, एक्सक्यूज़ मी, तो उन्होंने आगे से कहा यू कांट टेक पिक्चर्स। वो गार्ड नहीं थी, वो सिक्योरिटी का कोई बंदा नहीं थी, वो सिर्फ एक खातून थी जो आई थी। तो मैंने कहा यू आर नॉट अलाउड, कहती है नो, शी सेड प्लीज पुट इट अवे। गार्ड सिक्योरिटी के बंदे को आने। अच्छा, तो इस गुफ्तगू को कंक्लूड करते हुए आप पैगाम क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? बस जी कि प्यार करें अपने 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 आप से और अपने हेरिटेज से। जाएं इन मॉन्यूमेंट्स में, देखें उनके बारे में। इंटरनेट पे बहुत सारी हैं मालूमात, अप्रिशिएट करें उनको, पहचानें और इसी से बात आगे बढ़ेगी। दैट्स द ओनली वे। वही वाली बात है ना व्यूअर्स, जाएंगे देखेंगे तभी समझ आएगी। चीज़ें जो किताबों में पढ़ते हैं या उनके बारे में सुनते हैं, मज़ा तो तब आता है जब वो लाइव आपके सामने हो। बिल्कुल जी। अच्छा, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी इधर कि सबको जहांगीर बादशाह और अकबर बादशाह के बारे में पता है, लेकिन मेरे ख्याल से लाहौर शहर का शायद लोगों को इल्म नहीं है कि कितना प्यार था उन दोनों बादशाहों को विद आवर सिटी। और अगर अंदाज़ा हो जाए ना उन्होंने क्या क्या किया है इस शहर के लिए, जिसके रिमेन्स अभी नज़र आते हैं, तो मेरे ख्याल से आप लाहौर को एक फ़र्क तरह से देखेंगे। बिल्कुल सही। What would you like to say? बिल्कुल जी, अपने शहर को जानें, उसकी हेरिटेज को जानें और हेरिटेज को अपना हिस्सा बनाएं, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, ताकि आप अपने बच्चों को कहानियाँ सुना सकें, जिससे हमारी दादी और नानी ने हमें कहानियाँ सुनाई हैं। क्योंकि हम अपने बच्चों को क्या कहानियाँ सुनाएंगे? वी नीड टू कनेक्ट विद आवर हेरिटेज एंड वी नीड टू मेक हेरिटेज पार्ट ऑफ आवर लाइफ स्टाइल एज वेल। दैट्स माई मैसेज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस गर्ल्स। इंशाल्लाह फिर आपको तकलीफ देंगे और इस बार किसी स्पेसिफिक जगह को लेंगे और उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक्चुअली लोग हमेशा सोचते हैं कि जनरल बात करनी आसान होती है। जनरल बात में आप एक्चुअली किसी स्पेसिफिक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते। आज के दिन की मुनासबत से आज हमने इन यंग लेडीज़ को बुलाया क्योंकि आज वर्ल्ड हेरिटेज डे है, लेकिन इंशाल्लाह इसी से कुछ एक आइडिया आया कि हमें कभी कभी ना किसी एक जगह को पकड़ के उसकी हिस्ट्री के, जैसे कि आपने कहा ना, अगर लोगों को इसकी हिस्ट्री के बारे में पता चल गया तो तब उनका इंटरेस्ट पैदा होगा ना। तो हिस्ट्री के बारे में जानना और फिजिकली जाके उन जगहों को देखना और बाअदब अंदाज में जाके उन जगहों पे अपने कॉन्डक्ट, अपने बिहेवियर को रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कुछ गपशप, कुछ हल्ला गुल्ला। क्या बात है व्यूअर्स। भाई शुजात अली खान मेरा बहुत ही प्यारा, मेरा बहुत ही लाडला छोटा भाई, मेरे बच्चों की तरह है और माशाल्लाह दिन ब दिन मेरा बच्चा जो है वो हैंडसम होता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इनका ताल्लुक ऑफ कोर्स शाम 84 घराने से है
बड़े लोग हैं, Thank you. बड़े बड़े काम हैं इनके। आपका शुक्रिया। और आपके साथ हमारे मुल्क के सुपरस्टार माशाल्लाह। जो दिन ब दिन मजीद और हीरो लगना शुरू हो गए हैं। खैर है असद महमूद, क्या चाह रहे हो तुम? बस रोजे थे, आपको पता है तो। नहीं, रोजों पे बात ना डालो। मुझे पता चला है कि आप बड़े ही को कॉन्शियस हुए हैं और लग रहा है किसी कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है। आपके साथ ही कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट। नहीं, मेरे साथ एक करे, लेकिन उसके अलावा भी तो 70 काम आप कर रहे हैं ना, माशाल्लाह से। माशाल्लाह। बट ऑनेस्टली लाइक अच्छा, तुम्हारा काम देख के और द फैक्ट दैट आप स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ जा रहे हो एंड स्टेप बाय स्टेप जो है, मैंने तो असद आपकी ग्रोथ देखी है इस इंडस्ट्री में, आपकी स्ट्रगल देखी है, आपके एफर्ट्स देखे हैं। अच्छा नहीं लगता अब कि फाइनली पैर जम गए? एक टाइम लगता है, अब तो फाइनली पैर जम गए हैं। हर बंदे को पता है कि असद कौन है, कास्टिंग की लिस्ट में नाम आता है कि भाई अब हमने करना है, अच्छा यार असद से कर लेंगे। पहले होता था ना कि हम लोग जब काम कर रहे थे तो रिकमेंडेशन आती थी, अब माशाल्लाह लिस्ट पे पहले ही नाम होता है। बस ये इस डिफरेंस में कैसा फील कर रहे हो? देखो एस्टैब्लिश होने के बाद फीलिंग फ़र्क होती है। हाँ, तो प्लीज़ बस जुगन अच्छा ही फील होता है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि ये हमारी तो एक एफर्ट है और अल्लाह ने हमसे एफर्ट ही मांगी है। रिजल्ट्स तो अल्लाह देता है इंसान को, तो ये सब अल्लाह की ब्लेसिंग है। मेहनत सब लोग करते हैं, लेकिन बस सबका एक टाइम है। बस मुझे लगता है कि बस वो थोड़ी सी रहमत मुझ पे भी हो गई अल्लाह की तरफ से। क्या अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज़्यादा हुई है। एंड यही तो बात है ना कि साथ साथ एक हम्बलनेस का जो आंसर है ना आपका असद, वही चीज़ है जो इंसान को फिर कामयाबियों की सीढ़ियाँ चढ़ाती रहती है। हम्बलनेस, आजिज़ी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। इसके बारे में क्या कहोगे? क्योंकि देखो अब यू आर ऑल्सो एट दैट लेवल वेर यू हैव जूनियर्स। अब जूनियर, अब पहले एक ज़माने में हम जूनियर आर्टिस्ट थे, नाउ माशाल्लाह यू आर नॉट कंसिडर्ड अ जूनियर, यू आर अ सीनियर आर्टिस्ट नाउ। बस जुगन होता ये है कि जब हम जूनियर्स को अपने साथ काम करता हुआ देखते हैं जो कि स्ट्रगलिंग फेस में होते हैं, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं अपना टाइम याद कर लेता हूँ कि जब मेरा ये टाइम था तो अब मैं अपने आप को उसी जगह पे रख के, क्योंकि वो प्रोसेस से निकले हुए लोग हैं। आप माशाल्लाह बहुत काम आपने किया और आप कर भी रही हैं, और आपका जो एटीट्यूड है सबके साथ, मैं ये बात कहूँगा कि मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, लेकिन सेट पे जो जुगन का एटीट्यूड है वो कैमरे पे तो शायद ऑडियंस को नहीं पता। दिमाग भी सेट पे घूमता हर है, जगह देखने वाला माहौल है। ये माशाल्लाह हमेशा प्यार से मिलती हैं, मेरे पास हमेशा प्यार अल्फाज से नहीं है। मैं ये कहूँगा जितनी ये स्वीट और जिस तरह से ट्रीट करती हैं सबको, जितना अल्लाह का करम है आर्टिस्टों को नहीं, ये सबको, स्टाफ को, नहीं, बट एक सब बात लोगों बताऊँ को। असद, मैं खुशकिस्मत बहुत हूँ। मैंने आप जैसे लोगों के साथ काम किया, लैला आपा जैसे लोगों के साथ काम किया, लैला ज़ुबैरी हो गई, मारूश हो गई, मारूश आरफ अरियाल, ये अब जैसे कि उस प्रोजेक्ट की बात जी, करी, जी, जी। उसी के अंदर अब देखिए मेरी जो बहन का कैरेक्टर प्ले कर रही है तहरीम सुमैया, वो आपका एक बॉन्ड बन जाता है जिन लोगों के साथ आप काम करते हो। ये अभी मैं इस प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे टक्करते भी तो बहुत अच्छे लोग हैं। देखो असद, किस्मत की बात होती है। अगर आपको शुरू में करियर के बुरे लोग टकरें, बल्कि छोटे खान साहब, जी, लाड से तुम्हें छोटे खान साहब बुलाते हैं, मेरा लाडू बच्चा ही है, बिकॉज मैंने इसको काम करते स्टार्ट करते हुए देखा है। बिल्कुल ऐसे ही। और जैसे कि अभी ये परफॉर्म भी करा था, तो मैंने असद आपको कहा बहुत ही बादअब बच्चा है, और इसीलिए अल्लाह ने इसको भाग लगाए हैं। और मैं इसको काफ़ी दफ़ा आपके शो में आया हूँ और सिंगर्स होते हैं, लेकिन मैं दिल की बात बताऊँ कि मैं बैठा हुआ जब कॉम्प्लीमेंट खड़े होके क्लैप करने को दिल कर रहा था इनके लिए मेरा, और मैंने पहली दफ़ा देखा है ऐसा। बहुत सारे लोग हैं पहले भी करते हैं, गाते हैं। जुगन, इनके एक्सप्रेशन इतने मज़े के थे गाते हुए कि इनकी बॉडी लैंग्वेज और इनका चेहरा इनके म्यूजिक के साथ जा रहा था, जो कि नहीं होता। अच्छा, थैंक यू अब वेरी एक मच और भाई, बात, बहुत शुक्रिया। इस पे एक्चुअली एक बहुत बड़ा बोझ है, एक बर्डन है, लेगेसी। उस लेगेसी को लेके चलना कितना टफ है। मुझे आप प्रेशर फील कर रहे होगे। शुरू में तो ये होता है ना कि बंदा अपने स्ट्रगल फेज में होता है, बट तुम्हारे तो स्ट्रगल फेज में लोग पहले ही जज कर रहे थे कि शाम 84 घराने से है, हुन वेखदे हैं की करदा है। बिल्कुल मसला ही है ना बिल्कुल कि जब घराना होता है तो उसमें घराने में एक से ज्यादा लोग हैं। अब जब वो सारे परफॉर्मर्स हैं तो आपका बाहर तो मुकाबला है, सो है घर के अंदर इतनी कंपटीशन है। जी बिल्कुल ऐसे। 600 साल से जुगन भाई ये चीज़ 600 इयर्स, कैन यू इमेजिन? अभी हम बात कर रहे थे वर्ल्ड हेरिटेज डे की, 150 साल से ज़्यादा पुरानी कोई जगह होती है या कोई बिल्डिंग होती है, उसको हेरिटेज साइट कहा जाता है। तो जो खानदान 600 साल से म्यूजिक में है, उसको हम क्या बुलाएं? माशाल्लाह। मैं 12वीं जनरेशन में बैठा हूँ जुगन भाई जी, जिस पे मैं लेके चल रहा हूँ। और आपकी बिल्कुल बहुत बड़ी बात है कि घर में ही इतने बड़े लोग हैं, और वो भी आजिज हैं। अब ये देखें ना, आजिज़ी वहाँ पे भी आ गई। कितने बड़े बड़े लोग हैं, आप उनसे मिले आप बेहोश हो जाएंगे कि यार ये वो हैं जिस मोहब्बत प्यार से वो आया गले लगा के।
एक्चुअली ये जो आप बात करें ना लाड, ये मैंने म्यूज़िक की दुनिया से सीखा है एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। हाँ जुगन भाई, भाजी कहने से मुराद ये कि वाकई एक बहुत बड़ा एक बोझ तो होता ही, इतने बड़े फैमिली से आप आते हैं, और बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि सबसे पहला सबक भी यही होता है कि बेटा आजिज़ रहना है और आजिज़ी से दुआ मिलेगी। और जो हमारा जो क्लासिकल म्यूज़िक है, जो क्लासिकल गाना है, वो आपको दुआ से मिलता है। रियाज तो करते ही रहते हैं, सारी ज़िंदगी रियाज में गुजर जाती है और फिर भी ये काम नहीं आता। अच्छा, मैं आजिज़ी के ऊपर एक बात कहूँगा, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि आपने कामयाबी की बात की, स्ट्रगल की बात की। मैं ऐसा समझता हूँ कि स्ट्रगल के अलावा आपको जो कामयाब करने वाली चीज़ है, जो मेजर चीज़ है, जो ऑडियंस को भी बतानी चाहिए, वो होती है दूसरों की दुआएं लेना। जब आपकी ज़िंदगी में दुआएं शामिल होती हैं ना और बद्दुआएं शामिल नहीं होती, तो फिर आपको कामयाबी मिलती है। हाँ, बट ऐसा बद्दुआएं तो फिर उसी बंदे को मिलती है ना जो इंसान लोगों के साथ बुरे तरीके से पेश आता है। और बात यह है कि वो पंजाबी का एक मुहावरा है, थोड़ा बहुता पा दे तो सांभा नहीं जानता। बात यह है कि जो पीछे से इंसान रजा हुआ होता है ना, अब रजे हुए का मतलब ये नहीं है कि फाइनेंशियली बहुत अमीर हो आप, पीछे से जो बंदा रजा हुआ होता है, रजे हुए से मुराद है कि भरा हुआ, पेट भरा हुआ। यानी कि अगर आपको घर से इज्जत मिली हुई है, अगेन घर से इज्जत का मतलब ये नहीं है कि आप घर में स्टार हो तो आपको इज्जत मिलेगी, बल्कि हम लोगों को तो वैसे ही कोई इज्जत नहीं मिलती घर पे, बिल्कुल ही घर की मुर्गियां दाल बराबर हो जाती है। और अच्छी बात है, बंदा औकात में रहता है, ये अच्छी बात है कि घर वाले हमें जरा रखते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, बाहर जाके तुसी करिएगा, इत्थे तुसी बच्चे का पैम्पर चेंज करना आओ, समझ रहे हो? नहीं, ये अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसे। छोटे होते हुए ना आप लोगों की एज में मैं ये सोचती थी कि यार ये क्या बकवास है, इनको नहीं पता मैं कौन हूँ। मैं अक्सर कहती थी मुझे बाहर बहुत इज्जत मिलती है, तो घर वाले कहते थे उनको तुम्हारा पता नहीं है, हमने बता दिया ना कोई इज्जत नहीं है। तो होता ही है कि बंदा कहता है यार थोड़ा सेट ही रहो तो ठीक है। नो बट इट्स इम्पोर्टेंट। वो लोग जो हमें मना कर रहे होते हैं ना पुट्ठे कामों से, वो हमें सबसे बुरे लग रहे होते हैं सर। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अब देखिए जैसे कि उन्होंने म्यूजिक की बात की, एक्टिंग में भी आप सारी जिंदगी एक्टिंग करते रहोगे तो आप सीखे हुए नहीं हो। और आप भी कॉन्स्टेंटली, मैंने नोटिस किया, लोगों के साथ बैठते हो, सीखते हो। कुछ लोगों को अपने मुंह से तुम उस्ताद मानते हो। उस दिन जब हम सेट पे बात कर रहे थे तो आपने कितने लोगों का नाम लिया और कहा आप फलां को देखें, आप फलां को देखें। आर्टिस्ट को कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, चाहे वो सीनियर क्यों ना हो। उसकी वजह ये है कि मैं ऐसा समझता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट किसी को वो करता है, किसी की तारीफ करने के लिए आपको अपनी ज़ात की नफ़ी करनी पड़ती है। तो बहुत सारे लोगों में अपनी ज़ात की नफ़ी होती नहीं है। तो गुरूर तो सिर्फ एक ही ज़ात को है, वो अल्लाह की ज़ात को है ना। इंसानों को थोड़ी अच्छा लगता है वो तो नफ़ी करनी पड़ेगी आपको अपने आप की, अगर आप किसी की तारीफ करेंगे, और वही चीज़ आजिज़ी में आती है। अच्छा, अब बुरी चीज़ की जब हम बात करते हैं तो आज का हमारा टॉपिक जिससे हमने बात शुरू की थी इन द मॉर्निंग, वो ये थी कि पहले तोलो फिर बोलो। यानी कि बंदे को कोई भी बात अपने मुंह से निकालने से पहले 50 दफ़ा सोचना चाहिए। ये चीज़ इस इंडस्ट्री में कितनी अप्लाई करती है, म्यूज़िक में एंड देन एक्टिंग में? हाँ जी, बिल्कुल। आजकल तो कोई सोचता ही नहीं है, बस आजकल जिसका जो दिल करता है वो लिख भी देता है और बोल भी देता है। यही तो प्रॉब्लम है। ब्लंट, आई एम सॉरी, आई एम वेरी ब्लंट। बेसिकली जो मैं यही शुरू में बात कर रही थी कि बेटे हम लोग कहते हैं कि आई एम वेरी ब्लंट, एक्चुअली आपका मतलब ये होता है कि अब मैं एक बहुत बदतमीज़ और दिल दुखाने वाली बात कहने जा रही हूँ और मैं उसको जस्टिफाई कर रही हूँ ये कह के कि मैं ब्लंट हूँ, ताकि जब मैं बोल दूँ तो बाद में मैं कहूँ कि यार मैं तो ब्लंट हो रही थी, सॉरी आपने माइंड कर लिया। ब्लंट का मतलब होता है सीधी बात करना। ब्लंट का मतलब ये नहीं होता कि अगले के रूह के चीथड़े उड़ा दो। चीथड़े उड़ा दो, बिल्कुल। और यही हो रहा है कि इंसान सोचता भी नहीं कि उसका दिल पे क्या किसी के गुजरेगी, क्या कोई वो अपने अंदर कैसे वो टूट जाएगा कि हम क्या बात करने वाले हैं। तो आजकल तो सोचता ही नहीं है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, मैं इस पे कहूँगा कि एक एग्जांपल भी है ऐसे, जैसे आपने तुम बड़े चालाक हो बाय द वे सर। ये बड़ा चालाक है, मैंने इसको देखा है। सेट पे बातें हो रही होती है ना, स्पेशली जब लोग इधर उधर की ना लोगों की बातें शुरू कर देते हैं, ये बड़ा ही चालाक है। ये या तो बुत बन जाता है जी, ये चला जाता है, या ये अपना फ़ोन उठा के ना कोई बहाना करके निकल जाता है और हर बार कहता है मैं यार अभी मैं अपना ज़रा मेरी कोई फ़ोन नहीं आया होता, कुछ नहीं होता, झूठ बोल के निकल जाता है। अच्छी बात है। ये आज मैं ऑनर सबको बता दूं कि अगर आप असद को कहीं पे भी चुप करके कल्टी मार के निकलते हुए देख रहे हैं तो उसका मतलब है वो उस कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि वो गॉसिप का फ़ायदा नहीं है। अच्छा, मैं भी मेकअप रूम में नहीं बैठती। हाँ नहीं, अच्छा वो अब ये मैं कहने लगा था कि जिस पे आपने कहा कि पहले तोलो फिर बोलो, इस पे एक एग्जाम्पल भी है। वो ऐसे है कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो बोलना सीख लेता है, लेकिन इंसान की पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, उसको ये पता नहीं होता कि उसने कौन सी बात कहाँ पे बोलनी है। कुछ लोग बुढ़ापे में होते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने क्या बोलना है और किसको बोलना है और कैसे बोलना है।
और एक और भी एग्जांपल है इसके कि ज़बान में कोई हड्डी नहीं होती लेकिन वो हड्डी तोड़वा देती है। ठीक है, तो ये ज़बान इसीलिए है क्योंकि ये बोलती है और उसी का आपको रिएक्शन होता है। और एक मेरे ख्याल से गाना भी है जिसमें ये है कि आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है, ज़िंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या बात। तो हमारे अल्फाज जो हैं जिनका हम चुनाव करते हैं वो हमारा पीछा करते हैं ज़िंदगी भर। ये भी है ट्रू कि बोली हुई बातें जो हैं वो आपकी जान नहीं छोड़ती। वही है ना, कमान से निकला हुआ तीर और ज़बान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती। तो इसीलिए कहा गया है कि खामोशी भी इबादत है। और इसीलिए कहा जाता है कि एक चुप 100 सुख। 100 सुख। तो भाई देखिए, सिंपल बात है व्यूअर्स, बड़ी दफ़ा हम लोग बातें इसलिए बोल जाते हैं क्योंकि हमें लगता है हमें कुछ कहना चाहिए, कि बैठे हुए सारे सब ने बोल दिया कुछ तो मुझे भी कुछ बोलना है। लेकिन व्यूअर्स ऑनेस्टली कोई फजूल बात करने से या कोई वाहियात बात या कोई किसी का दिल दुखाने वाली बात करने से तो 100 गुना बेहतर है कि बंदा चुप कर जाए। कम अज़ कम आप बुरे तो नहीं बनेंगे, अगर अच्छे नहीं बने तो बुरे भी नहीं बने ना। इन बिटवीन का रास्ता वही मैं आना रवि, वो बैलेंस जिसका हमारा रब भी हमें ऑर्डर देता है। हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इनकी जिंदगियों में हो क्या रहा है, हम तो दुखी दुखी बातों में पड़ गए। एंड देन ऑफ कोर्स कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा इंसिडेंट कि मुंह से निकली हुई बात की वजह से मारे गए, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। शेफ कोमल मलिक भी किचन में हमारा वेट कर रही हैं काफ़ी देर से जी। हांडी के क्या हालात हैं? डन है, दम पुक चिकन बनाया मैंने और साथ सलाद सर्व की है इसके। लाइक आई सेड, जस्ट विद सैलेड एंड द चिकन इन इटसेल्फ इज़ वेरी हेल्दी। असद को बड़ी खुशी हुई है देख के कि क्या बना, दमपुक चिकन? दमपुक मलाई चिकन स्टीम की है। अच्छा, पहली दफ़ा मैं सुन रहा हूँ चिकन में बनाया आपने चिकन, स्टीम चिकन है एंड देन यू गॉट सैलेड विद दैट। अब सैलेड के साथ खा लो, वेजिटेबल्स को स्टीम कर लो। हेल्दी लिविंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपसे बेहतर कौन जानता है? मैं क्या बताऊँ अपनी हेल्दी लिविंग का, लेकिन खैर ये बताओ कि फिटनेस और अपनी वो जो कहते हैं ना लुक्स के ऊपर काम करने का कितना टाइम मिलता है? अभी ब्रेक में बड़े मजे की बातें कर रहे थे। यार आपको क्या लग रहा था? अगर मैं बिजी हूँ तो मैं सुन नहीं रही, मैं सुन रही थी। मेरे लिए फिटनेस ज़्यादा अहम है। मतलब मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर जैसा कि शूट कर रहा हाँ, बहुत फिट हो और मुंह पे फोड़े निकले हुए हो, खैर नहीं वो भी नहीं वही है। तो कह रही हूँ ना। उसकी वजह इसका भी लिंक है कि अगर आप इंटरनली ठीक है ना तो फिर आपका चेहरा भी ठीक है। हाँ, ये सिस्टम है पूरा। लेकिन इंटरनली आप किस तरह से ठीक है? आप भूखे मर के ठीक है? नो हेल्दी खा के। ये आपने बोला ना सैलेड खानी है, साथ में चिकन है, ये वाला। अच्छा, मतलब इसके साथ रोटी और चावल की जरूरत नहीं है, ब्रेड की जरूरत नहीं है। क्यों आपने अब बहुत, अगर रेस्टोरेंट में आप यही चीज ऑर्डर करेंगे उसके साथ चावल भी आएंगे और एक बन भी आएगा, और जब आएगा तो लोग वो बन भी खाएंगे और साथ में चावल भी खाएंगे। बिल्कुल खाएंगे, और बल्कि ज्यादा वो खाएंगे, गोश्त कम खाएंगे। अच्छा, मैं एक वाकया आपको छोटा सा सुनाता हूँ, आपको सुन के लगेगा कि लोगों की मेंटालिटी क्या है। रमज़ान था तो मैं थोड़ी एहतियात करता था, नहीं खाता था, जंक नहीं खाता था, समोसे और इस तरह की हमने को मिन्नतें कर दी इसकी कि समोसा पकौड़ा खा ले, खाई ना। अच्छा, फ्राइड आइटम भी नहीं खाता था मैं। तो 3-4 दिन ना मैं था तो किसी जगह पे, वहाँ पे तो उन्होंने मुझे, एक बंदा था 3-4 दिन से मुझे ऑब्जर्व किया। तो 5वें दिन ना मेरे पास अपना टिफ़िन होता था क्योंकि मैंने जिम जाना होता था, तो मैं टिफ़िन में चीज़ें रख लेता था अपनी, और उसमें से सादा पानी, प्लेन वाटर पूरा रमज़ान मैंने पिया। मैंने मीठा शरबत कोई नहीं यूज़ किया क्योंकि ये मेरी एक अपनी चॉइस थी। खैर, वो मैं खाता था। 5 दिन गुजर गए तो 5वें दिन वो वर्कर था, काम करता, तो मुझे कहता है सर मैं तो अफ्तारी ले आ दिया। मैं क्या मेरे पास है नहीं, मैं 3-4 दिन से देख रहा हूँ कि आप मंगवाते कुछ नहीं है, ना कुछ समोसा ना पकौड़ा, बीमारों वाला खाना खाते हैं। कहते समोसा पकौड़ा कुछ नहीं तुसी। मैं क्या मिर्जा साहब है मेरे को सब कुछ ते पानी शानी बनवा दिया मिठा ये वो। मैं क्या नहीं, मैं सादा पानी। कहने शुगर तो नहीं? हाय स्वीट। मैं प्रेज कर रहे अच्छा, आप सोचें कि वक्त होते थे जब आप कभी किसी के घर जाते थे तो वो आपको दे देते थे वो सत्तू पीने के लिए, या आपको नींबू पानी घर में बना दिया। अब क्योंकि वक्त आ गया ना, डब्बों वाले जूस आ गए हैं जो बेसिकली चीनी से भरा हुआ पानी है, रंग वाला। सोडाज आ गए हैं काफ़ी देर से। बट एक वक्त था जब कोई गेस्ट आता था तो तब आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक पीते थे। अब तो हर खाने के साथ हर बंदा सॉफ्ट ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक पी रहा है। अंदर से वो आपका क्या नाश मार रहा है किसी को कोई टेंशन नहीं है।
और आप अगर कहें कि आपने नहीं खाना तो आगे से कहते हैं हाय अल्लाह शुगर हो गई है। अच्छा, ये नहीं कि आप हेल्दी हैं, हेल्दी है, आपको शुगर हुई है तो आप इस वजह से अब वो मसला ये है कि जो 99 लोग गलत कर रहे हैं ना, जो एक सही कर रहा है तो 99 उसको गलत समझ रहे हैं। ये मसला है सबसे बड़ा यहाँ पे। आप कितना तवज्जो देते हैं अपनी हेल्थ और फिटनेस पे? बिकॉज देखो सिंगर्स की बड़ी रेपुटेशन ख़राब होती है इस मामले में कि सारी सारी रात इन्होंने जागना है, काम करना है, रियाज करना है, सारा कुछ करना है, फिर सारा सारा दिन अगर आपने सोना है तो जिम कब बंदा जाए, एक्सरसाइज। जबकि सिंगर्स भी अब हीरो नहीं लगते तो वो हिट नहीं होते। हिट नहीं होते, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन उसका बड़ी खूबसूरत बात ये है कि फिटनेस बहुत ज़रूरी है, आपके लंग्स, क्योंकि हमारा काम लंग्स का है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ। अपने स्केड्यूल के साथ कैसे मेंटेन करते हो? मैं बिल्कुल टाइम निकालता हूँ, घंटा 1.5 घंटा अपने लिए, कहीं वॉक पे चला जाता हूँ या थोड़ी बहुत रनिंग कर लेता हूँ। अभी वैसे जिम नहीं जाता मैं, और इंशाल्लाह प्लान है मेरा आगे कि मैं इसको करूँगा, लेकिन आई ट्राई टू डू माई as long as you are moving। जी, मैं अपने बेटे को भी कल ये समझाती थी, मैंने कहा हमजा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा वज़न कितना है, मुझे इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि डेली एक्टिव होते हो घंटा, 1 घंटा दिन में तुम्हारा एक्टिव गुजरता है। हर बंदे की बॉडी एक जैसी नहीं हो सकती। अच्छा, आप चौड़े हो, आप कितना भी वेट कम कर लोगे, आपकी हड्डी वही रहेगी, हड्डी वही रहेगी। फ्रेम लार्ज है, लार्ज है तो लार्ज है, लेकिन एक्सरसाइज तो करके अपने आप को फिट रख। अच्छा ओके, आजकल काम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है ये भी बता दो। काम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि अभी वो लास्ट टाइम भी आया था, मैंने बताया था, फिल्म रिलीज़ हुई थी दौड़ जो थी सिनेमा में, बिल्कुल, लेकिन इस ईद उल फितर पे वो सोशल मीडिया पे रिलीज़ हो चुकी है, यूट्यूब चैनल पे। तो अब तक तकरीबन मेरे ख्याल से कि 200K व्यूज़ हो चुके हैं उसके, और अभी बढ़ रहे हैं वो। तो जो देखना चाहे वो दौड़ लिखे और सर्च कर ले, देख ले, हमने बड़ी मेहनत की है उस पर। असल तो लोग अब देख रहे हैं क्योंकि सिनेमा में लोगों के पास टाइम नहीं था, या आप कुछ भी कह लें, कुछ जगहों पे सिनेमा होते ही नहीं है हमारे पाकिस्तान में। नहीं, कुछ ये भी तो था, रिमेंबर कि उस वक्त फिर कोविड का एकदम से वो आया था कि कोविड फिर से री अकर कर गया, ये कुछ महीने पहले जब याद है ना, तब से फिर वो वबा लोग नहीं गए सिनेमा, नहीं गए। तो ये था, तो वो फिल्म रिलीज़ हो चुकी है, एक सीरियल है आपके साथ जो ऑन एयर है एक प्राइवेट चैनल पे, तो बस वो चल रहा है। और एक पीटीवी के लिए एक चीज़ कर रहा हूँ मैं, जो कि आउटसोर्स है लेकिन ऑन एयर पीटीवी पे होगी, तो उसकी शूट है संडे से। गुड लॉर्ड एंड गुड लक। थैंक यू। आपके क्या मामलात चल रहे हैं? मैं इंशाल्लाह 100 काम कर जाते हैं आप? मैं जी अभी एक इंशाल्लाह एल्बम पे काम कर रहा हूँ, नई वाली, तो जिसके 6-7 गाने बन गए हैं। नाउ आई एम वर्किंग ऑन वीडियो, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसका वीडियो रिलीज़ करेंगे इंशाल्लाह, उस पर वर्क कर रहा हूँ। भाई गाना सुनना है आपसे एक, जी शो क्लोज करते करते। जी इश्क सजंदा, वो मुझे बड़ा पसंद है। हाँ जी बिल्कुल। तो मैंने रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर आज आप वो सुना दें शो को क्लोज करते हुए, मैंने कहा मैं भी फरमाइश कर दूं। बहुत शुक्रिया। तो फरमाइश के साथ साथ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आई सेड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर बीइंग इन योर कंपनी। और मैंने ब्रेक में भी तुम्हें कहा है, मैं ऑन एयर भी कहूँगी, यू रियली शुड थिंक अबाउट होस्टिंग। तहम्मुल से, सुकून से बात करने वाले मर्द कुछ इस इंडस्ट्री में कम है, और सुकून से कभी कभी दिल चाहता है आप भी किसी को इंटरव्यू दें रादर देन आप कॉन्स्टेंटली लोगों को इंटरव्यू करें। तो बड़े अरसे बाद मुझे महसूस हुआ, तो मैंने आपको ब्रेक में कहा कि यार असद थोड़ा सा होस्टिंग के बारे में भी सोचो, बाकी काम तो कर ही रहे हो। थैंक यू वेरी मच। आपके मुंह से ये बात मेरे लिए किसी कॉम्प्लीमेंट से कम नहीं है, क्योंकि आप होस्टिंग की क्वीन है। आई लव यू, थैंक यू। बट बात ये है कि अल्टीमेटली जो आपको महसूस होता है, आप कहते हो, देखो जितने ज़्यादा एंकर्स फील्ड में आएंगे उतना ज़्यादा क्वालिटी ऑफ एंकरिंग बेहतर होगी। और अब हम आपकी तरफ बढ़ेंगे। मेरा बेटा खुश रहो, आबाद रहो, तुम्हारे साथ हमेशा मेरी दुआएं हैं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।